अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज एक ऐसा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, एक ऐसा वीडियो लेक्चर जिसका नाम क्या है, सीरीज़ P10। सीरीज़ P10 इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हम इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करने वाले हैं फिज़िक्स 10 को। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्या हो, इस सीरीज़ से मिलने वाली तमाम की तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ से रिलेटेड पहला लेक्चर और बुक कोर्स फिज़िक्स 10 का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है? जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन क्या है? वेव की जनरल प्रॉपर्टीज़। जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? वेव जब ट्रैवल करेगा तो किस तरह से ट्रैवल करेगा, वेव की मोशन क्या होगी, उससे रिलेटेड रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है, उसका यकीनन कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा, यकीनन उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा। तो ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है? वेव एंड नेचर ऑफ वेव। वेव क्या है और उसका नेचर क्या है? सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो वेव सिवाय एक मेथड के और कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है? एक मेथड है। कौन सा मेथड है? अब अगर मेथड है तो यकीनन किसी ना किसी चीज़ को फॉलो कर रहा होगा। तो मेथड क्या है? वो क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाता है। वेव क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाता है। कहाँ से कहाँ तक? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन एक कंडीशन है और वो क्या है कि उसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। अब मैटर अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? कौन है ऐसा जो उसे लेकर जा रहा है विदाउट मैटर? तो उसका नाम क्या है? वेव है। कैसे? मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दिसंबर की ठंडी रातें हैं, सर्दी की रातें हैं। तो क्या है भाई कि दिसंबर की ठंडी रातें हैं, यारों की गरम गरम महफ़िल है। तो आए इस महफ़िल को थोड़ा-सा और क्या कर लेते हैं भाई, गरम कर लेते हैं। और वो किस तरह से कि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड लग रही है, -5 डिग्री पे आप हैं, आपको ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, दिसंबर की रातें हैं। तो क्या किया आपने? कुछ लकड़ियाँ जमा की और आग लगा ली और तमाम दोस्त क्या कर गए भाई, एक गैदरिंग बनाकर एक महफ़िल लगा लिया आपने। अब वो आग क्यों लगाई आपने? क्यों? ताकि आपको क्या मिल सके, हीट एनर्जी मिल सके और आपकी बॉडी थोड़ी-सी क्या हो सके, इस कंडीशन, इस वेदर कंडीशन में थोड़ी-सी वार्म रह सके। अब क्या होता है जब आप आग लगाते हैं उस लकड़ी को, उसे बर्न करते हैं, तो क्या ऐसा करते हैं कि अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए वो लकड़ी उठाया और अपने बॉडी पे लगा लिया? नहीं, बल्कि क्या होता है, वो लकड़ी जलती है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब वो हीट एनर्जी कहाँ तक आती है? आप तक। ऐसा तो नहीं है ना भाई कि आप बिल्कुल आग के साथ ही आग के ऊपर बैठे हुए हैं और आपको हीट मिल रही है। नहीं भाई, आप कहाँ बैठे होते हैं? दूर बैठे होते हैं आग से, और आपको क्या मिल रही होती है? हीट एनर्जी मिल रही होती है। तो वो हीट एनर्जी क्या है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? इस बर्निंग पर्पज़ से, इस बर्निंग इफेक्ट से। जब ये लकड़ी जल रही है तो ये हीट एनर्जी को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस। तो यानी कि जो इसका एक पॉइंट है वो ये है और एक पॉइंट आप है जहाँ तक वो हीट एनर्जी क्या हो रही है? आ रही है। यानी कि एक पॉइंट से वो हीट एनर्जी कहाँ आ रही है? दूसरे पॉइंट तक, आप तक। क्या मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है? क्या लकड़ी उठकर आ रही है? नहीं, बल्कि कौन आ रहा है? एनर्जी आ रही है। और उसे लेकर कौन आ रहा है? वेव। कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है तो खुद ब खुद आ रही होगी? नहीं भाई, कौन लेकर आ रहा होगा? कोई ना कोई तो लेकर आ रहा होगा ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी, हीट एनर्जी आप तक लेकर आ रहा है फ्रॉम द सोर्स, यानी वन पॉइंट से आप तक दूसरे पॉइंट तक जो लेकर आ रहा है किसको? हीट एनर्जी को। वो कौन है? वेव है। तो यहाँ तक तो बात आ गई भाई कि वेव क्या है? सिंपल एक मेथड है जो एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। कहाँ से कहाँ तक? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन किसे ट्रांसफ़र नहीं करता? मैटर को। एनर्जी के साथ साथ वो मैटर भी उठाकर नहीं लेकर जाता। इसकी आसान सी एग्जांपल हमने ये देख ली, एक एग्जांपल लेकर कि सर्दी की रात में आपने आग जला ली और एक महफिल लगा लिया और उसमें क्या हुआ? आप अपनी बॉडी को वार्म कर रहे हैं थ्रू द हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी आप तक आ रही है फ्रॉम द सोर्स बर्निंग वुड से। यहाँ तक आ गई बात समझ में? अब वेव प्रोड्यूस कैसे होता है? वेव को प्रोड्यूस करने का बहुत आसान सा तरीका है। मान लेते हैं कि आप स्कूल की कैंटीन में खड़े हैं, लाइन में, एक लाइन है स्कूल की कैंटीन की, लंच लेने के लिए आप खड़े हैं। तो क्या होता है कि पीछे वाला एक शख्स आपको धक्का देता है लाइन को, तो क्या होता है? पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर एक मैटर मेरे पास है तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होंगे। मैं किसी एक पार्टिकल को क्या कर देता हूँ? डिस्टर्ब कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लाइन में एक शख्स को क्या किया गया? डिस्टर्ब किया गया। तो वो क्या करना शुरू कर देगा? वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब जब वो ऑसिलेट करना शुरू करेगा तो वो बाकी के पार्टिकल्स को भी क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। क्योंकि वो
पार्टिकल तो ऑलरेडी ऑसिलेट हो ही रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसे क्या कर देंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो वो और क्या होगा, फास्टली ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, जिससे फर्दर पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी कि इस मैटर में मौजूद जो पार्टिकल यानी कि जो मीडियम है उसको आपने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, बिल्कुल उसी तरह उस कैंटीन पे लगी लाइन को जिस तरह आपने उसको डिस्टर्ब किया, इसी तरह आपने इसको भी डिस्टर्ब कर दिया। अब जैसे ही ये डिस्टर्ब हुआ तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, वेव प्रोड्यूस कर देगा। आसान सी बात, कैसे, ये मेरा हाथ है, क्या है, ये मेरा हाथ है, ये क्या है, एक इसमें मौजूद पार्टिकल्स है, क्या है, ये मीडियम है। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लैप करता हूँ तो क्या होता है, पार्टिकल डिस्टर्ब हो गए। अब जैसे ही पार्टिकल डिस्टर्ब हुए तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और वेव को प्रोड्यूस कर देंगे। अब वेव प्रोड्यूस कैसे हुआ, आपको कैसे पता वेव प्रोड्यूस हुआ, भाई क्या आया, साउंड सुना आपने क्या सुना, साउंड। तो यानी कि क्या हुआ, मीडियम जब डिस्टर्ब हुआ तो आपको आवाज़ सुनाई दी, जो किसकी वजह से हुआ, वेव की फॉर्मेशन की वजह से हुआ। क्यों, क्योंकि साउंड भी क्या है, एक वेव है। बात आ गई समझ में। अब देखते हैं कि हमारे पास वेव के क्या एग्जांपल्स तो हमने देख ली, साउंड वेव है, लाइट है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास वेव की फॉर्मेशन किस तरह से हो सकती है। एक तो आसान एग्जांपल ले ली। अब देखते हैं कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, रोप है, स्प्रिंग है, रिपर टैंक है, उनके थ्रू हम वेव को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं कि वेव की मोशन कैसी होगी, वेव की मोशन कैसी होगी। तो आइए देखते हैं क्या है, वेव मोशन बाय यूजिंग स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को हम लेते वेव मोशन बाय रोप, यानी कि हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ एक रस्सी होगी जिसमें हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, वेव प्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे कि उसकी मोशन कैसी। तो क्या किया, वेव के एक एंड को एक वॉल से अटैच कर दिया, एक वॉल से अटैच करने के बाद दूसरा एंड क्या है, फ्री है, दूसरे एंड को मैंने क्या करना शुरू कर दिया, डिस्टर्ब। किस है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मैंने क्या करना शुरू कर दिया, डिस्टर्ब। तो आप देखेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिम में बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, रोपिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अप एंड डाउन रोप को क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। जबकि आपको जो वो रोप ट्रैवल करता हुआ नजर आता है, वो अप एंड डाउन ट्रैवल करता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि कहाँ पर, अपने फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स है ना, जहाँ पर वो अटैच होता है उसकी तरफ जाता हुआ वो नजर आता है। कैसे, अगर इसकी बात की जाए, मैं ऐसा क्या कर दूँ, अप एंड डाउन रोप को मूव करवा दूँ, तो आपने डिस्टर्बेंस किस डायरेक्शन में किया, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। लेकिन क्या हुआ, रोप मूव कर रहा है, वो अप एंड डाउन मूव नहीं कर रहा, यानी कि वेव की जो मोशन है उसमें जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है वो अप एंड डाउन मूव नहीं कर रहा, बल्कि किस तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द वॉल। आपने किस तरह से डिस्टर्बेंस जनरेट किया, मोशन किस तरह से दी रोप को, अप एंड डाउन। जबकि उसमें जो वेव ट्रेवल हो रहा है वो बाकायदा आपको नज़र आएगा कि वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वॉल की डायरेक्शन में हो रहा है। अब अगर बात की जाए कि जो डिस्टर्बेंस आपने जनरेट की है वो किस डायरेक्शन में, अप डाउन, इट्स मीन कुछ इस तरह से है, ठीक है, अप एंड डाउन। जबकि जो वेव मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, टुवर्ड्स द वॉल, कुछ इस तरफ। तो आप देखें कि जो आपने डिस्टर्बेंस जनरेट की है वो और वेव की जो मोशन है वो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। इसका मतलब कि हम रोप में जो वेव जनरेट करते हैं वो वेव किस तरह से जनरेट होती है, उसका नाम क्या है, ट्रांसवर्स वेव। उम्मीद है यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में कि किस तरह से हम रोप के अंदर वेव को जनरेट करते हैं और उसकी मोशन की जो डायरेक्शन होती है या मोशन किस तरह की है वो तो हमने देख लिया। अब देखते हैं किसका, एक स्लिंग की स्प्रिंग का, कि एक स्लिंग की स्प्रिंग के अंदर हम किस तरह से वेव को प्रोड्यूस करवा सकते हैं और वो वेव किस तरह से मोशन में होगा। इसको डिस्कस करने का मकसद ये कि यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक ही कंडीशन डिस्कस की, लेकिन स्प्रिंग के अंदर मेरे पास दो कंडीशंस हैं। वेव के मोशन की जो डायरेक्शन होगी या वेव की जो मोशन है उसकी दो कंडीशंस हैं। वो दो कंडीशंस क्या क्या होंगी, आइए देखते हैं। वेव की एक एग्जांपल को देखने वाले हैं किसमें, स्लिंग की स्प्रिंग में। स्लिंग की स्प्रिंग क्या होता है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, एक प्री कंप्रेस्ड कॉइल्ड होता है, यानी कि एक ऐसा कॉइल जिसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर इसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे तो फिर ये क्या होगा, वेव जनरेट नहीं कर पाएगा। यानी से अब हम अप एंड डाउन भी मूव करवाएं तो इस तरह से है क्या होगा, वेव जनरेट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से इसकी एग्जांपल ली गई है प्री कंप्रेस, यानी कि थोड़ा कम, जिसमें क्या हो उसकी कंप्रेस क्या किया गया हो, कम रखा गया हो, यानी कि उसमें इलास्टिसिटी क्या हो, थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह
अगर क्या किया जाए, एक स्लिंकी स्प्रिंग को क्या कर दिया जाए, वॉल से अटैच कर दिया जाए उसके एक एंड को, जबकि दूसरा एंड क्या है, फ्री है। अब दूसरे एंड पर भी मैंने क्या किया, डिस्टर्बेंस जनरेट किया। डिस्टर्बेंस कैसे किया, अगेन सिमिलर टू द रोप, अप एंड डाउन क्या कर दिया, इसे डिस्टर्ब कर दिया। अब जैसे ही इसे अप एंड डाउन डिस्टर्ब किया तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, मूव करना शुरू करेगा, यानी कि डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें जो वेव है वो क्या करना शुरू कर देगा, ट्रैवल करना शुरू कर देगा। आपने डिस्टर्बेंस किस डायरेक्शन में की है भाई, अप एंड डाउन में, ठीक है। जबकि जो ट्रैवलिंग है, वेव है, वो किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द वॉल है, यानी कि किस डायरेक्शन में, ये देखें अगर, तो यहाँ पर मैंने अप एंड डाउन क्या किया है, इसे डिस्टर्ब करवाया है। जबकि जो वेव की ट्रैवलिंग है, ये जो रेड मार्कर से शो हो रहा है, ये ट्रैवलिंग शो कर रहा है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर कौन मौजूद है, वॉल। अगेन बिल्कुल किस तरह से, सिमिलर टू द रोप, जिस तरह मैंने रोप को जनरेट करवाया वेव, उसकी तरह बिल्कुल इसमें भी मोशन जनरेट हो रही है। और यहाँ पर भी जो वेव मूव कर रहा है वो टुवर्ड्स द वॉल कर रहा है, जब मैंने डिस्टर्बेंस किस तरह किया, अप एंड डाउन। तो एक ऐसी मोशन, एक ऐसा वेव जिसमें क्या हो, डिस्टर्बेंस परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेव हो, यानी कि मोशन जो है वो वेव की वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो किसके, डिस्टर्बेंस के। तो ऐसे वेव को हमने कहा था ट्रांसवर्स वेव। अब आइए देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। ऐसे ही क्या किया मैंने, वॉल से उस स्प्रिंग को क्या कर दिया है, अटैच कर दिया। अब जैसे ही उस वॉल से स्प्रिंग को अटैच किया तो मैंने क्या किया, उस स्प्रिंग को हल्का सा कॉम्प्रेस कर दिया। क्या कर दिया है, कॉम्प्रेस। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये ब्लैक वाला पार्ट जो है, इसमें जो कॉइल्स के जो टर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, करीब करीब है, बहुत ज़्यादा क्या है, करीब करीब है, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्रेस पार्ट है, यानी कि जिस पार्ट को मैंने क्या किया, थोड़ा सा कॉम्प्रेस, थोड़ा सा दबा दिया है। जबकि दूसरा वाला पार्ट में जो आप देख रहे हैं वो कॉइल के जो टर्न्स हैं वो थोड़े से दूर दूर पर है। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने उसे क्या किया, कॉम्प्रेस किया, तो अगर हर एक टर्न को एक पार्टिकल मान लिया जाए तो हर पार्टिकल क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो वो आगे वाले पार्टिकल को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। यानी मैंने इस पार्ट को डिस्टर्ब किया था और ये वाला पार्ट उस वक्त रेयरफेक्शन में था, तो ये क्या करेगा, आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, यानी आगे वाले टर्न्स को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। अब ये आगे वाला टर्न्स कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। और ये जो पीछे वाला टर्न है वो क्या होगा, दोबारा से स्टेज फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि जहाँ पर टर्न्स या पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रेस कहते हैं। जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर होते हैं, वो क्या होते हैं, रेयर फ्रैक्शन कहलाता है। तो दो कंडीशन, अब देखें दो कंडीशन तो हमने देख ली कौन कौन सी। एक में डिस्टर्बेंस किस तरह किया, अप एंड डाउन, और जो मोशन है वेव की वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यानी टुवर्ड्स द वॉल है। तो दोनों क्या हो गए, आपस में परपेंडिकुलर हो गए। क्या हो गए, आपस में परपेंडिकुलर। जबकि यहाँ पर क्या किया है मैंने, डिस्टर्बेंस किस डायरेक्शन में किया है, बिल्कुल किस तरफ, देखिए यहाँ पर वॉल है तो वॉल के डायरेक्शन में मैंने डिस्टर्बेंस किया। और वेव की मोशन की जो डायरेक्शन है वो भी किस डायरेक्शन में, वेव की वॉल की डायरेक्शन है। यानी कि डिस्टर्बेंस और मोशन किसकी, मोशन की डायरेक्शन किसकी, वेव की मोशन की डायरेक्शन, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अगर ब्लैक मार्कर वाले को देखा जाए, ये मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव को शो कर रहा है, और अगर ये डिस्टर्बेंस को शो कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है, सेम डायरेक्शन में है, वॉल की तरफ। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। क्या होती है आगे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ तक बात आ गई समझ में कि जब डिस्टर्बेंस और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो जो वेव बनती है वो ट्रांसवर्स वेव है। और डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम और ट्रांसफर मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव, जब दोनों क्या हो, पैरेलल डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो वो क्या होता है, आपके पास कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। यहाँ तक आगे बात समझे। इसका थर्ड एग्जांपल है रिपल टैंक। रिपल टैंक के लिए डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाए वहाँ पर उसे देखें। क्यों, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको एक अलग लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। थैंक यू।